की अवधारणा किसने दी? रूडोल्फ स्टेनर ने क्या दिया? और ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया? प्राकृतिक खेती के जनक कौन है? मासानोबु फुकुओका या मोसानोबु फुकुओका, है ना, जापान के। चलो अब हम पढ़ेंगे जैविक खेती के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बेटा? कितने सिद्धांत पता भी है? नहीं पता? 4 सिद्धांत। लिखो हेडिंग। अरे यार, जैविक खेती के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है पर्यावरण का सिद्धांत, है ना, जिसका वास्तविक नाम क्या है? पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरा है न्याय एवं निष्पक्षता का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है सेवा का सिद्धांत, है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। इसका एक और नाम लिखा होगा ना, सेवा का ही लिखा है। अच्छा, तो कुल मिला के चारों सिद्धांत है। इसमें से एक ही प्रश्न बनता है कि कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है। तो अपने ध्यान रखना है कि अनिष्पक्षता नाम का कोई सिद्धांत नहीं होता है ना। वो क्या करता है, उसको मालूम है कि 4 ही सिद्धांत है, बच्चे याद कर लेते हैं, तो क्या लिख देता है? अन्याय एवं अनिष्पक्षता का सिद्धांत। वो नहीं पढ़ पाते अपन, उपरोक्त सभी लगा देते हैं। चले आगे। तो जैविक खेती के 4 प्रमुख सिद्धांत है। स्वास्थ्य के सिद्धांत का क्या मतलब है कि जैविक खेती करने से, है ना, किसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन उत्पादों का प्रयोग करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दूसरा क्या है बेटा? पर्यावरण का सिद्धांत। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है वो बना रहता है। और देखो क्या होता है कि जब भी अपन जाने अनजाने में ही सही, पर कभी भी केमिकल्स का जब यूज करते हैं तो जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट तो मरते ही हैं, नुकसानदायक तो मर जाते हैं, पर बेचारे कितने ही जो नुकसान नहीं करते वो भी मर जाते हैं, है ना। उनका क्या ही लेना देना था। इसको ही कहा गया है न्याय एवं निष्पक्षता का सिद्धांत के जैविक खेती में केवल उन्हीं को हम नियंत्रित करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। और चौथा है सेवा का सिद्धांत कि जैविक खेती करने से आदमी पशुपालन की ओर बढ़ता है, पशु पक्षियों का प्रयोग करता है ना। तो इसका मतलब है कि गौ माता की सेवा हो जाएगी। ठीक है, इसकी को विश्वास का सिद्धांत भी लिख रखा है ना। चलो चले आगे। अब अपन देखते हैं कि जैविक खेती से मिलते जुलते कितने नाम, हालांकि ये सब अलग अलग है, पर फिर भी 12th की बुक में सबको एक साथ लिख रखा है ना। तो हेडिंग लिखो जैविक खेती के अन्य नाम। देखो, एक तो होता है जैविक खेती खुद, इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी को हम कहते हैं कार्बनिक खेती। इसी को हम कहते हैं पर्माकल्चर। इसी को हम कहते हैं अग्निहोत्र। इसी को हम कहते हैं ऋषि खेती। एक और होता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक खेती, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल फार्मिंग। और एक होता है JBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये अभी बहुत चल रहा है मार्केट में, है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख दें 1 2। बायोडायनामिक खेती या जैव गति की। अंग्रेजी पढ़ना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। हाँ, इसको फार्मिंग भी लिख सकते हैं ना, सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ खेती। अच्छा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है इसके 4 प्रमुख अवयव है। कितने हैं बेटा? 4। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादना और वापसा। और इनके डिटेल भी अपन पढ़ेंगे एंड में। जीवामृत कैसे बनाते हैं, बीजामृत कैसे बनाते हैं, वापसा। वापसा का मतलब क्या होता है?
नमी, और आच्छादना का मतलब होता है मल्चिंग। देखो, जीवामृत का मतलब होता है खाद, और बीजामृत का मतलब होता है जैव उर्वरक। बीज उपचार के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या है? बीजामृत। वापसा का मतलब नमी हमेशा बनाए रखना है, और आच्छादना मतलब खेत को हमेशा कार्बनिक पदार्थों से ढक के रखना है। खुली धूप में सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। अभी अपने हिसाब से तो एक ही चीज है, पर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर कभी कभी हो सकता है। जिससे अपन बात करें प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग, जिसके जनक कौन है? मोसा नोबु फुको। पहले लिख लो फिर समझेंगे आराम से। नोहरी नोवरी। देखो, यूरिया दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक यूरिया और एक कृत्रिम यूरिया। जो कृत्रिम यूरिया बोरियों में मिलता है उसका प्रयोग तो, पर गौमूत्र में जो यूरिया पाया जाता है वो तो उसको गौमूत्र कहते हैं, है ना? तो उसका छिड़काव अपन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पादप या जंतु से या प्राकृतिक रूप से बनने वाली चीजें उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। वो भी तो रसायन ही है, पर वो प्राकृतिक रसायन है। इसमें कौन से रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं? कृत्रिम रसायन। तो कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, फफूंदनाशी का, वो जितने भी अपन ने पढ़े खरपतवार में नाशी, उनमें से किसी का प्रयोग भी नहीं करना। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रतिजैविक पदार्थ भी क्या है? कृत्रिम रसायन। अच्छा, हॉर्मोन्स का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? टॉनिक छिड़क सकते हैं? नहीं छिड़क सकते। यहां तक कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से उत्परिवर्तित फसलों का प्रयोग भी नहीं करते। बीटी कपास, उसको ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है ना? तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अभी लड़ रहे हैं साइंटिस्ट आपस में, मान ले क्या जा रहा है, अपने बाप का जा रहा है। जो चीज अपन नहीं बनाई वो कहां से ऑर्गेनिक हो जाएगी फिर? ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, ये सब लगभग एक जैसे है ना। फिर आता है प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग। इसमें भू परिष्करण भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रकृति में कौन भू परिष्करण करता है? तो इसमें भू परिष्करण भी वर्जित है ना? भारी यंत्रों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। प्राकृतिक तरीके से जिस प्रकार से पौधे उगते हैं उसी प्रकार से खेती है। जेबीएनएफ ये पूरा डिटेल्ड मॉडल है, सुभाष पालेकर जी ने दिया। किसने दिया? है ना? है तो प्राचीन कालीन, पर उन्होंने ढूंढ ढूंढ के लिखा है अपनी किताब में, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बायोडायनामिक खेती, इसका अर्थ क्या है? रूडोल्फ स्टीनर ने पूरी किताब लिखी अपनी, उसमें पूरा अलग अलग तरीके का लिखा। अलग अलग पेड़ों की छालों का प्रयोग, अलग अलग पशुओं का प्रयोग, उनके सींग, हड्डी, खुर, खाल, एवरीथिंग, है ना? तो ये थोड़ी सी अच्छी खेती नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपन बर्दाश्त नहीं करें इंडिया में, है ना? तुम सोचो कि 12 सिंगे की आंतों के अंदर अगर कोई पदार्थ भरना, अपन तो नहीं भर पाएंगे, वही भर सकते। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें सब कुछ अलाउड है। सब कुछ का मतलब केमिकल भी डाल सकते हैं, भू परिष्करण भी कर सकते हैं, पर खेती की उत्पादकता को कभी कम नहीं होने देना। मतलब सभी चीजों का प्रयोग संतुलित रूप से करना है। कैसे करना है? तो ऐसी खेती जो लंबे समय तक टिकी रहे वो क्या कहलाती है? देखो, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या है? जो टिका रहे। तो जो लंबे समय तक बिना गुणों में हास किए बना रहे, उसी गुण को अपन क्या कहते हैं? टिकाऊ। ये किसी देश का गुण भी हो सकता है ना। कोई पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या गुण होना चाहिए, तो ये टिकाऊ होना चाहिए, है ना? अलग अलग गोल होते हैं कंट्री के, जैसे डाइवर्सिटी, सतत विकास, टिकाऊपन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है खुली अर्थव्यवस्था। तो टिकाऊपन का मतलब ये है कि अपन जो भी उन्नति कर रहे हैं देश में वो कैसी होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, तो टिकाऊ खेती में अपन ये लिख सकते हैं कि खेती का वह प्रकार जिसमें उत्पादकता को निरंतर बनाए रखते हुए खेती करना है। चाहे आप किसी का भी प्रयोग करो, किसी का भी मत करो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई, आप अपने विवेक का प्रयोग करो, संतुलित मात्रा में खाद का, उर्वरकों का प्रयोग करो, फसल चक्र अपनाओ, और भूमि की उर्वरता को लंबे समय तक टिकाए रखो, वही है टिकाऊ खेती। चलो, अब ये सब तो अपन ने पढ़ लिया। भारत सरकार ने क्या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए? तो लिखो, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयास। पहला प्रयास किया अप्रैल 2000, जैविक उत्पादन कार्यक्रम हमने चलाया। क्या चलाया? है ना? इसका पूरा नाम राष्ट्रीय जैविक खेती उत्पादन कार्यक्रम, एनपीओपी। अच्छा, ये कृषि विभाग को चलाना चाहिए था, किसने चलाया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसीलिए यहीं से प्रश्न पूछता है वो कि राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम किसने चलाया? राष्ट्रीय जैविक कृषि उत्पादन कार्यक्रम किसने चलाया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मतलब कृषि मंत्रालय कर क्या रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। फिर जुलाई 2001, 4 संस्थाओं को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य दिया गया। कौन कौन सी 4 संस्थाएं थी बेटा? चाय, कॉफी, मसाला और एपेडा। चाय बोर्ड अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टी बोर्ड। कॉफी बोर्ड को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? कॉफी बोर्ड।
स्पाइस बोर्ड यानी और एपेडा। एपेडा तो पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, 1985। नो नाफेड, नाफेड नहीं पढ़ा और एपेडा पढ़ लिया। फिर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना की। कहां की, है ना, अब इसका नाम क्या कर दिया, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, है ना, जैविक कृषि केंद्र। ये पूछा हुआ भी है ना जेईटी 2021 में, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF की स्थापना गाजियाबाद में की गई, उत्तर प्रदेश। नहीं नया नहीं, नया आगे लिखाएंगे। नया नाम है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र, है ना, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र। तो अपन क्या बात कर रहे थे, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना। अब कुछ जगह खाली 2016 लिखा है ना, इसको ध्यान रखना। और ये किससे संबंधित है, जैविक खेती से। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी योजना जैविक कृषि से संबंधित है। ये लिख के देता हूं मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा राजा के बेटे गिना दो तो भी तुम कहते हो कोई शादीशुदा था, इसका क्या सबूत है। फिर नौफरी की स्थापना की। नौफरी क्या है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जैविक कृषि। सर आप खेती क्यों नहीं लिख रहे, मेरा मन। कहां स्थापना हुई इसकी, गंगटोक सिक्किम। एक ही शहर अच्छा है सिक्किम में, एक और पोक्योंग सिक्किम। क्या है वहां पे बताओ, ऑर्किड रिसर्च सेंटर है ना। तुम वो पढ़ते नहीं हो, चार्ट वार्ट पढ़ा करो बेटा, उससे क्या धार आती है पढ़ाई में। जो आगे चार्ट दे रखे ना, हाँ, धार का मतलब है कि आदमी बिल्कुल फटाफट बताता है कि कहां क्या है। याक अनुसंधान संस्थान का है, याद आया कुछ कुछ, पोक्योंग। वो देश ही अलग है यार, है ना। भारत वैसे भी एक देश, कई देशों का समूह गणराज्य है। गणराज्य मतलब जब विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं। चले आगे, नहीं चले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है, सिक्किम। कब देश बनाया उसका लिखो, विश्व का प्रथम जैविक देश सिक्किम लिख दो। भूटान। उनका बहुत खर्चा आ रहा था उर्वरक आयात पे, सरकार ने बंद कर दिया, कोई उर्वरक नहीं मंगाएंगे। ऑटोमेटिक जैविक हो, गरीबी के कारण, है ना, इच्छा शक्ति के कारण नहीं। भारत का पहला जैविक राज्य, या अपने राजस्थान के आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने बनाया सिक्किम, सिक्किम मॉडल। अपने पास समय नहीं है, तो मैं तुमको बहुत अच्छा वीडियो दिखा था। फिर राजस्थान का पहला जैविक जिला, कौन सा बेटा, डूंगरपुर। देखो बाकी दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि नोट्स या मैटर तो स्टूडेंट खुद इकट्ठे करते हैं, और जितने टीचर्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो सब एक्सप्लेन करते हैं। अपने एग्रीकल्चर फील्ड में मामला उल्टा है। यहाँ सारे बच्चे चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स कलेक्ट करके लाओ और हमको लिखवा दो, बाकी एक्सप्लेन हम खुद ही कर लेंगे। डेप्थ में नहीं जाने देते। कोई भी चीज अगर मैं बताऊं ना कि कैसे क्या हुआ, आगे बढ़ो, आगे जल्दी पढ़ाओ गुरुजी। डूंगरपुर है। अब मुझे एक बात बताओ, राजस्थान में जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? ये झालरापाटन में। कहाँ है बेटा, झालरापाटन, झालावाड़। गए तुम कभी झालरापाटन? एमपी बॉर्डर पे, मेरे गांव से 50-60 किलोमीटर, 70 होगा। सर आप एमपी को हम तो यूपी के समझ रहे थे। हे भगवान क्या होएगा तुम्हारा यहाँ, तुमको समझने का किसी ने कहा क्या, फिर भी समझ रहे हो। देखो लिख लो,
मैं 2 ही लिखूंगा है ना, वैसे तो 100 समस्या है, पर अपने कितना लिखना है? देखो, भारत सरकार ने कहा कि 10% क्षेत्रफल जैविक खेती के अंतर्गत होना चाहिए। तो किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। देखो, सबसे ज्यादा जैविक खेती का क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज्यादा किसान है भारत में। इसका मतलब भारत के किसान 100 स्क्वायर मीटर का पट्टा लेके बैठे हुए हैं जैविक खेती का। कुल क्षेत्रफल ज्यादा कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी समस्या कहां से पैदा होती है? ज्ञान की कमी से। देखो, सीधी सीधी बात, प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर अपने को जैविक खेती करना है तो पहले तो अपने पास उद्देश्य होना चाहिए कि हम जैविक खेती क्यों करें। बताओ, कोई किसानों को किसी के स्वास्थ्य से लेना देना है? नहीं है। अभी उनकी मक्का 600 रुपए किलो बिक रही है, फावड़ा लेके घूम रहे, अगर किसी ने छू भी करा तो खोपड़ी खोल देंगे वो। मतलब किसानों के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि उनके घर चलना चाहिए, बस। पैसा नहीं कह सकते, लालची थोड़ी कह सकते किसान को। अन्नदाता है देश में, 2 हीरो है, किसान और एक जवान, बाकी सब फर्जी है। ये लोग चुनाव लड़ रहे, भाषण दे रहे, ये वो ये 10 मिनट नहीं टिक सकते अपने सामने। पर किसान क्या है? संगठित नहीं है, असंगठित है। दूसरा कि इतना बोला है कि उसको कोई भी 10 मिनट में इधर से उधर कर सकता है। इसीलिए तो तुम सोचो, ये अनपढ़ नेता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, रेंज रोवर में, इनकी पढ़ाई की डिग्री पूछो तो कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना? कोई 10वीं, कोई 8वीं, कोई 12वीं। किसी का बाप मुख्यमंत्री था तो उसने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। कब तक चलेगा ऐसा? पर अपनी दिक्कत क्या है कि अपने को धर्मों में, जातियों में बांट बांट के एक ही गांव में कितने ग्रुप्स होते हैं यार। मैं तो देख के ताज्जुब में, मेरा एक छोटा सा गांव है पर वो खुद एक देश की तरह बिहेव करता है। हाँ, वो अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग ग्रुप है, जातिवाद अलग है, क्षेत्रवाद अलग अलग है। वो उनके वो जो ट्रांसफार्मर लगता है ना जंगल में, डीपी, उसके हिसाब से बटे हो। बोले हमारी डीपी में कैसे तुमने तार डाल दी? मतलब तुम सोचो देश में कितने हिस्से हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? कि अपने को बचपन से एक ही चीज में, थोड़ा ज्ञान बांट रहा हूं ना, बीच में कोई मत बोलना, खोपड़ा फोड़ दूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से तो मैं खुद को हिम्मत दिलाता हूँ कि चलो इनको 2 बात अच्छी बता दो, और फिर ये कमेंट कर दे, सर पढ़ाओ समझ, नेट महंगा है। अरे मेरे से डलवा लेना तू नेट पे। तो अरे दिक्कत है, जिंदगी भर आदमी दुख में जी रहा है। भारतीय लोगों से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं अपन। 117वां नंबर, 142 में से नीचे से टॉपर है। अपने ज्यादा अफ्रीकन देश खुश है, जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े, जूते भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, दोनोों टाइम, पर वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने से ऊपर आते हैं। आज एक भारतीय आदमी नौकरी करता है, उसकी पूरी जिंदगी टेंशन में गुजरती है। गांव में देखना तुम लोगों के चेहरे पढ़ने सीखो, तुमको पता चल जाएगा कि इनमें से बस 2-4 ही खुश दिखाई दे रहे हैं, और जो 2-4 खुश है वो उनके अज्ञान की वजह से खुश है। सच बता रहा हूं मैं। उनको परवाह ही नहीं, लापरवाह लोग खुश है देश में। देखा तुमने, गांव बैठे रहते, पीछे से सुतली बांध देते शर्ट में और फिर तो ये खुशी थोड़ी है यार, ये तो अज्ञान ही है। सही है कि नहीं है? ये खुशी है? बताओ बताओ, क्या खतरनाक लेवल वाला मामला है। मैं देखा हूं बहुत ध्यान से चीजों। सही है कि नहीं है? वो कोई जा रहा है, उसके यूं कंकर मार दें, ये खुशी है? ऐसे करते ना? नहीं करते? बचपन में तुम छोटे थे तो उसकी पेंसिल छुपा दे, अभी भी करते हो? बताओ, ये देखो कहां तक पहुंच। हाँ, कोई बाथरूम गया, बाहर दरवाजा लगा दी, कौन सी खुशी है भाई? आवाज बढ़ाऊं? आवाज बढ़ाऊं? नहीं, आवाज कम ही अच्छी है। तो अपने दिक्कत क्या है कि अपने बचपन से, अपन जब से पैदा हुए, अपने ज्यादातर परिवारों ने पैसों की तंगी देखी है, कमी देखी है, और उसके लिए बच्चे को हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं कि कोई अपना है ही नहीं दुनिया। ये पड़ोसी अपने चलता है, ये तेरे काका चलता है, ये तेरे मौसा जी चलते हैं, फूफा जी चलते हैं, ये ऐसा कहते हैं। मतलब इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि आदमी आत्म केंद्रित हो जाता है। वो ये भूल ही जाता है कि एक इंसान समाज का हिस्सा है ना? जो कम्युनिज्म देश है, मैं कम्युनिज्म का समर्थक नहीं हूं, पर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, वहां सरकारें तय करती है कि समाज की संरचना कैसे कार्य करेगी। अपने यहाँ सब आजाद है, अपने आप, है ना? परिवार एक यूनिट माना गया। एक्सटेंशन पढ़ते हो तुम तो भी 12वीं पास हुए, है ना? तो अपने परिवार को इकाई माना गया है। आदमी अपने परिवार के लिए जीता है। सब कुछ किसके लिए करता है? परिवार, देश के लिए। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको बचपन से ट्रेनिंग दे रखी है कि तू पढ़ेगा, तू आगे जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तू देगा, सुपरवाइजर तू बनेगा, तनख्वाह तेरे आएगी, ब्याह तेरा होगा, कार तू खरीदेगा। वो इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाता है कि फिर वो दूसरों के बारे में उसकी भावनाएं भी मर जाती। मतलब कोई आदमी दुख से मर भी रहा हो तो उसको देख के उसका मन द्रवित नहीं होता। फिर उसके साथ जिस दिन बुरा होता है, वो कहता है कि यार आज कोई भी नहीं है मेरे साथ। कैसे होगा तुम बताओ? जिस आदमी को बचपन से ट्रेनिंग अकेला रहने की दी है, खुद के, तुम देखो 4 दोस्त, मान लो मेरे पास 100 रुपए पड़े जेब में, है ना? और 4 दोस्त है, चाय पिलाना और मैंने पिला दी, चलो। और बाकी 3 दोस्त समोसा खा के वो धीरे धीरे खाते हैं, ताकि जो पहले खाएगा वो पैसा। तुम सोचो कैसे ट्रेनिंग दे रखी। किसी को 50 रुपए उधार दे दो, वो आदमी है ना जिंदगी भर परेशान करे आराम करो। 50 रुपए जब तक वापस नहीं दे दो, वो पूरे गांव में खबर फैला दे कि 50 रुपए खा गया।
वो आदमी कभी नहीं सोचता है कि यार चलो इसकी हैसियत नहीं है, भगवान ने अपने को इस लायक बनाया कि इसकी थोड़ी मदद कर दे, जा तू ऐसा कर। इतना बड़ा दिल मैंने करोड़पतियों का भी नहीं देखा रामखोरों का, मतलब जिनका टर्नओवर 20-20 करोड़ रुपए है ना, अगर उसे कोई उसके यहाँ काम का सफाई वाला आदमी बच्चा भी आके कहे ना सर 50 रुपए दे दो, वो इतने सवाल पूछता है। क्या करेगा तू? वेरी गुड। जैविक खेती की दो ही समस्या है कि अगर मान लो रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो पोषक तत्व कैसे प्रदान करेंगे, और अगर मान लो रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कीट एवं रोग नियंत्रण कैसे करेंगे। खरपतवार तो कर लिया ना अपन ने, अरे जैविक नियंत्रण पढ़ा गया नहीं। तो दो सबसे मेन समस्या क्या है कि खाएंगे क्या और बचाएंगे कैसे, है ना। तो पौधों में पोषक तत्व कैसे देंगे, अगर हम उर्वरक ही नहीं डाल रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खाद और जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बेटा? तो ये अपने को दोनों टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे क्या, है ना। खाद अलग टॉपिक है और जैव उर्वरक अलग टॉपिक है। कीट नियंत्रण कैसे करेंगे, जैविक नियंत्रण, ठीक है। अब ये वाला तो टॉपिक अपन अलग से ही पढ़ेंगे, पूरे 2 चैप्टर है अपने पास, ये वाला अपन इसी के साथ पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण लिखो। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं हमेशा, बायो एजेंट का प्रयोग करते हैं। ये तो अभी तो पढ़ा था अपन ने। कौन हो सकता है बायो एजेंट? कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। देखो मान लो अपने खेत में नील गाय घुस गई और पड़ोसी ने भगा दी, तो वो क्या काम कर रहा है, वो बायो एजेंट है। और अगर तुमने उससे लड़ाई शाम को ही की तो फिर वो तुम्हारा तार खोल देगा फेंसिंग के और कह देगा नील गाय ने तोड़ दिया। इसलिए कहता हूं मिलजुल के रहो। मेरी बाउंड्री की सुरक्षा मेरे पड़ोसी करते हैं, मैं खाली दिवाली 500 रुपए देता हूं उनको बस, साल भर चौकीदारी, और टांगे तोड़ दे मेरे खेत में कोई निकल जाए तो उसकी। हालांकि लोगों ने कह रखा है कि इन्होंने तुम्हारी जमीन दबा रखी है। मैंने कहा तू नाप ले, तेरा इच्छा हो वो सब रख ले। कितनी कमाई आती है, 10-15 हजार रुपए बीघा कमाई आती है कुल मिला, यूं ही मरते रहते हैं। अच्छा लोग क्यों कह रहे हैं आपके पास पैसे तो ऐसी बातें, अरे नहीं थे भाई, कुछ भी नहीं था, पैदल चलाऊं मैं 10-10 किलोमीटर, बस का किराया ही नहीं था। बचपन बहुत गरीबी में गुजारा है मैंने, तुम सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा। हाँ होना चाहिए, सब रंग है जिंदगी के, सब देखो। मेरे पापा कहते हैं तेरे ताऊजी ने अपने साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा तुम गरीब थे इसलिए नहीं किया, मेरे साथ करके बताए। मेरी खुद की 5 बीघा जमीन मेरे ताऊजी ने गिरवी रखी 25,000 में, और कब, 2013 में। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। तो मेरे पापा को उस बात का बहुत बुरा लगा, बोले कि भाई था यूं ही दे देता 25,000 रुपए। मैंने कहा तुम्हारी क्रेडिट ही नहीं थी मार्केट में इतनी। बोले तो जा ही मत कर इनके घर। मैंने कहा तुम्हारा भाई है। मेरे पापा का 3 बार एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले वही उठाने आया, हम तो यहाँ रहते हैं बाहर, भाई तो भाई होता है। फिर बोले ये किसी काम के नहीं। मैंने कहा मैंने मकान खरीदा, सबसे पहला फोन उन्होंने ही लगाया था, बेटा 5-10 लाख रुपए कम पड़े तो मुझे बता देना। तो वो तुम्हारी क्रेडिट थी। सही बात है कि गलत बात है? वो तुम्हारे व्यवहार थे जो तुमने कमाई है, मेरे व्यवहार है जो मैं कमा रहा हूं। भाई तो तुम्हारा ही है। तो दो भाइयों के बीच में कितना द्वेष हो सकता है, ये मैंने देखा है मेरे घर में। ऐसा थोड़ी मैं खाली अवाम बात कर रहा हूं, और ये भी देखा कि प्रेम कितना हो सकता है। सबसे बड़ा घर मुझे दे दिया था, मतलब मेरे पापा को दे दिया ताऊ जी ने, तो छोटा है जा ऐश कर। फिर तुम कह रहे हो कि भाई खराब है, भाई खराब नहीं है, तुम्हारी क्रेडिट खराब है मार्केट। चलो चले आगे, अरे चले। अब बायो एजेंट में अपन यहाँ बहुत सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन सबसे पहले करेंगे पक्षियों का प्रयोग। किसका करेंगे बेटा? पक्षियों का प्रयोग। इसके बाद फिर हम करेंगे कीटों का प्रयोग, फिर हम करेंगे कवक का प्रयोग। कवक किसको कहते हैं बेटा? फिर हम करेंगे जीवाणु का प्रयोग, फिर हम करेंगे विषाणु का प्रयोग, फिर हम करेंगे निमेटोड का प्रयोग। तो एक साथ लिखवा दूं कि ऐसे लिखूं? नहीं मतलब ऐसे हेडिंग डाल के अलग अलग लिखवाऊं कि यहाँ पहले लिखोगे फिर लिखोगे? डायरेक्ट लिखवा दूं, रहने दूं? ये याद करने में अच्छा रहता, मुझे भी ऐसे ही याद आता है। चलो ये हेडिंग है सब। तो जीवाणु, विषाणु, और किसका करते हैं बेटा? निमेटोड का प्रयोग। फिर पादप उत्पादों का प्रयोग, इसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, नीम, अरंडी, करंज, सीताफल। 12th में बहुत बड़ा चैप्टर दे रखा है यार ये। पर एक अच्छी बात है, सुपरवाइजर में ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे नहीं है, हाँ। जो देखा जाए 3-4 क्वेश्चन आना चाहिए। कोई पूछ रहा आप कितने वर्ष पुराने हो, पर वो तारीफ कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा है। बताओ कि जब खेत में पक्षी उड़ते हैं तो किसान उनको उड़ा देता है, क्यों उड़ा देता है? उसको ऐसा लगता है कि फसल को, पर क्या सभी पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचा। कुछ पक्षी मांसाहारी भी होते हैं। कौन से होते हैं बताओ? वैसे तो गिद्ध, चील, बाज, कौवे, ये सब मांसाहारी पक्षियों की श्रेणी में आते हैं ना।
अरे कौवा चूहा उठा के ले जाता है, बहुत खतरनाक प्राणी, कौवे बच के रहना, हमला कर देता है। पर अपन जहां पढ़ेंगे गोरैया। गोरैया देखी तुमने, जिसको चिड़िया कहते हैं ना अपन, इंडियन मैना और टिलियर बर्ड। ये खेतों में से लटें चुन लेते हैं, है ना, चने के खेत में जितने भी हेलीकॉप्टर पाए सब उठा के ले जाते हैं। पर इनको खेत में उतरने से डर लगता है, खेत में नीचे नहीं बैठेंगे जमीन पे कभी भी। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि इनको डर है कि कोई बिल्ली आके खुद लंच कर जाएगी इनका। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, टी आकार के स्टैंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेंगे बेटा? टी आकार के स्टैंड। और ऐसे कितने स्टैंड लगाना है? 200 स्टैंड प्रति हेक्टेयर। हाँ, टिलियर और टिलियर एक ही बात है ना, उसको अंग्रेजी में लिखोगे टिलियर हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे टिलियर हो जाएगा। टी आकार के स्टैंड का मतलब क्या है? एक लकड़ी ऐसी और एक लकड़ी ऐसी, और इसकी हाइट कितनी होती है बेटा? 50 सेंटीमीटर। पचास सेंटीमीटर ऊंचाई पे लगाएंगे। चलो चले आगे। फिर कीटों का प्रयोग। क्राइसोपिड्स, है ना, ये पूरा ग्रुप है, एक कीट नहीं है। क्या है बेटा? पूरा ग्रुप है। ये मुलायम शरीर वाले कीटों को खाते हैं। मुलायम शरीर वाले कीट कौन से? एफिड, जैसे मिलीबग्स। अब ये भी शिकार करते हैं। जैसे एक होता है क्राइसोपर्ला, इसको कहते हैं एफिड लॉयन। क्या कहते हैं बेटा? एफिड लॉयन। मतलब ये शेर की तरह एफिड का शिकार कर देता है। तो प्रश्न आता है कि क्राइसोपिड्स के कितने अंडे प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए? 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर, है ना। अगर फल वृक्ष में पूछे तो 10 से 20 अंडे प्रति फल वृक्ष। 20 डालते हैं वैसे तो। ज्यादातर जो है ना लेपिडोप्टेरियन को मारने वाले होते हैं, पर ये जो क्राइसोपिड्स है ना, ये छोटे वाले जीव जो होते हैं, जैसे एफिड खास करके, वो इतनी ज्यादा संख्या में होता है कि कुछ भी वहां काम करता ही नहीं है। चलो, अब देखो यहां पर एक आता है ट्राइकोग्रामा। नाम सुना तुमने? ये जो है ना, कुछ नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोगामा, ट्राइकोनिम्फा, जाइग्रोगामा, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है? ट्राइकोगामा। एक है ट्राइकोनिम्फा और एक है जाइग्रोगामा। अब 2-3 महीने बाद जब ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो अपने दिमाग को बेरू बना देते हैं। बताओ ट्राइकोडर्मा क्या है? ये एक कवक है जो दूसरी कवक को मारती है। ट्राइकोगामा क्या है? ये अंड परजीव्याव है। और ट्राइकोनिम्फा क्या है? दीमक की आंत में पाया जाने वाला परजीवी, जो क्या करता है? सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है। और जाइग्रोगामा क्या है? मैक्सिकन बीटल, गाजर घास का जैविक नियंत्रण। तो ये जो जाइग्रोगामा है ये क्या है? कीट है। ये जो ट्राइकोगामा ये भी क्या है? कीट है। ये कवक है और ये परजीवी, है ना। तो ये चार चीजें हमेशा कंफ्यूज करती है। दूसरी बात, अपने को यह भी समझना पड़ेगा कि जो कीट होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक अपन ने अभी पढ़ा, परभक्षी। परभक्षी किसको कहते हैं बेटा? जो दूसरों का शिकार करके उनको मार के खा जाते हैं। जैसे शेर एक प्रकार का परभक्षी, कीट नहीं है, परभक्षी पशु है ना। दूसरे होते हैं परजीवी। परजीवी का क्या अर्थ है? कि ये पोषण तो दूसरों से प्राप्त करते ही है पर उनको मारते नहीं है। जैसे आदमी माते में जू पड़ जाती, पशु में परजीवी पड़ेगा नहीं तुमने? मच्छर एक परजीवी है पर वो मारता वारता। और एक होता है परजीव्याप। परजीव्याप का मतलब क्या है? ऐसा परजीवी जो अंततः अपने होस्ट की मृत्यु का कारण बनता है। मतलब वो अपने होस्ट से आकार में तो छोटा होता है फिर भी उसको मार देता है ना। परभक्षी बड़ा होता है, ये छोटे जीवों को मारता है या बराबर के जीवों को मारता है। परजीवी मतलब ये बहुत छोटा होता है, अपने होस्ट के ऊपर जिंदा रहता है पर उसको मारता। पर ऐसा परजीवी जो अपने होस्ट को ही मार दे वो क्या कहलाता है? परजीव्या। तीनों में अंतर समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? पर मतलब दूसरा, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला जो दूसरों को मार के खा जाता है। परजीवी मतलब जो दूसरों पर जीवित होता है ना। और परजीव्या मतलब
ऐसा परजीवी जो अंततः अपने ही परपोषी की मृत्यु का कारण। लिखना चाहोगे ऐसा? लिखो फिर, परभक्षी है। ये अलग से टॉपिक है बेटा, तीनों चीजें समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि जो टाइकोगामा है ये अंड परजीव्याप है ना। ये जो क्राइसोपिट है ये परभक्षी कीट है। कैसे बेटा? परभक्षी। ये शिकार कर रहा है ना एपिड लॉयन, तो ये परभक्षी प्रकार में आएगा, वो परजीव्या प्रकार में आएगा। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खा जाते हैं क्या कहलाते हैं? परभक्षी। तो इसको कहते हैं ट्राइकोगामा। ये एक अंड परजीव्या क्या है बेटा? ये टॉपिक बहुत बड़ा है 12 की किताब में, अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे। अंड परजीवी आप किसको कहेंगे? देखो ये जो मक्खी है क्या करती है, दूसरे कीड़ों के ऊपर अपने अंडे दे देती है, कीड़ों के अंडों के ऊपर अपने अंडे दे देती है। इससे क्या होता है कि इसका लार्वा जो है वो पहले बाहर आ जाता है। अब वो जहां बैठा होता है या दूसरे कीड़ों के अपने दूसरे कीटों के अंडों पर अपने अंडे दे देती है। कौन से वर्ग के कीटों को मारती है बेटा? लेपिडोप्टेरा। अच्छा, ये मार्केट में मिलता है ट्राइको कार्ड के रूप में, है ना। तो ये एक ट्राइको कार्ड जो होता है ना वो होता है 16,000 से 20,000 अंडे का। कागज पे अंडे दिलवा लेते हैं, उनको कहते हैं ट्राइको कार्ड। तो एक कार्ड पर कितने अंडे होते हैं? 16,000 से 20,000 अंडे। अच्छा, कोई पूछे 1 हेक्टेयर में कितने डालना है? 50,000 से 1.5 लाख। और कार्ड पूछे 1 हेक्टेयर में कितना डालना है, तो 2.5 से 7.5 कार्ड। अभी मुख्य रूप से जितने भी छेदक बेदक कीट है किसमें किसमें लगते हैं बताओ? है ना, जैसे गन्ने में शीर्ष बेदक और तना छेदक। धान में भी लगता है, कपास में भी लगता है। कपास में कौन? हेलिकोवर्पा। और बैंगन और टमाटर में फल क्या कहते हो? बेदक, बेदक, छेदक कहते हो, ये लो छेदक। फ्रूट बोरर, फल बेदक। इनमें कौन से कीट हो गए देखो? ट्राइकोगामा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कवक। क्या पढ़ेंगे? एक लाइन और लिख लो तुम, चलो। एपिरिकेनिया का प्रयोग। इसी में एपिरिकॉर्निया भी क्या है? कीट का प्रयोग गन्ने में पायरिल्ला के नियंत्रण के लिए किया जाता है। फिर 12th का जितना है वो आखिरी में लिखवा दूं, बहुत सारा है अभी, तुम लिखो बस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद करने का मैटर, 12th का फिर लिखने का मैटर है। यस। अब अपन लिखेंगे कवक का प्रयोग। कवक में सबसे ज्यादा फेमस कौन है बेटा? है ना, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विरिडी, है ना। पर मुझे एक बात बताओ, सीधे पूछ लेता है ट्राइकोडर्मा क्या है? कवक है। कैसी कवक है बेटा? मित्र फफूंद। मतलब ये खुद भी क्या है? फफूंद है। ये दूसरे फफूंद को मार देती है ना। ये देखो, सोयाबीन में जड़ सड़न, चने में, चने में उकटा, और मूंगफली में कॉलर रोड का नियंत्रण करती है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? दो तरह से, है ना। एक तो बीज उपचार करते हैं, 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या करना है? बीज उपचार। या तो फिर क्या करते हैं कि 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेते हैं, इसको मिलाते हैं 100 किलो गोबर की खाद, 1 माह तक उसके साथ रखते हैं, मृदा में मिलान। इससे क्या है कि जो भूमि या मृदा जनित रोग होते हैं उनका भी नियंत्रण हो जाता है।
हम्म जीवाणु प्रयोग होता है बताओ, तुम्हारा फेवरेट? बीटी जीवाणु। बीटी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? है ना, बेसिलस। ये प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है? मृदा में, है ना। कैसा जीवाणु है? मृदा जीवाणु है। पर इसका अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला में कल्चर बना लेते हैं और उसको छिड़काव कर देते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना डालते हैं बेटा? 1 kg पर हेक्टेयर बीटी। अच्छा, ये किसका किसका नियंत्रण करता है? तो ये मुख्य रूप से तो आपका लेपिडोप्टेरा। कौन सा कुल है? लेपिडोप्टेरा। फिर कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा के एक आदि सदस्य को ये मारता है, पर लिखा हुआ है 12th में अपन भी। और डिप्टेरा। डिप्टेरा में कौन आता है? मच्छर मक्खी। कोलियोप्टेरा में कौन आते हैं? सारे बीटल्स, है ना। और लेपिडोप्टेरा में जितनी सूंडी लगती है ना, चने की सूंडी, स्पॉटेड बॉलवर्म्स। फिर जीवाणु के बाद विषाणु का प्रयोग। विषाणु किसका प्रयोग करते हैं? एनपीवी वायरस। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये किसके लिए प्रयोग होता है? मुख्य रूप से चने की सूंडी के लिए। वैसे बहुत सारे लेपिडोप्टेरास को ये भी मार देता है ना। ये क्या करता है उसमें? पैरालिसिस। पैरालिसिस किसको कहते हैं अपन? लकवा को। वो चने की सूंडी लटक जाती है नीचे की तरफ और टपक जाती है। बहुत खतरनाक है। खेती करने में कीड़ों को दुख देते हैं अपन, वो अपने दुख दे, अपन उनको 2 ग्राम। पर उसका डोज किस प्रकार का रहेगा? 250 लार्वल इक्विवेलेंट, है ना। 250 लार्वा को 1 मिलीग्राम की मात्रा नष्ट कर सकती है। इसको अपन कहते हैं 250 एल। बस, वो भी लिखवा दूं क्या? तो 2 प्रकार के वायरस का प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर एनपीवी और दूसरा वाला जीवी। अच्छा, जो हेलिकोवर्पा को मारता है उस विशेष वायरस को अपन क्या कहेंगे? हेलिकोवर्पा एनपीवी या एचएनपीवी। विशेष इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी कीट के आगे का शब्द लिखा हो उसी का वायरस होता है ना। जैसे एचएनपीवी हेलिकोवर्पा का। अब निमेटोड में हम प्रयोग करते हैं, देखो, हेट्रोवेरिडिटी और एस्टरनेमिडिटी कुल के निमेटोड्स का। हेटेरोवेरिडिटी और एस्टरनेमिडिटी। और इसमें भी कौन कौन से निमेटोड का प्रयोग करते हैं हम बेटा? राइटाइडिस, पेनग्रोलेम्स और नियो एप्लेवसना। ये इनके नाम है निमेटोड्स के। ऐसे नाम है कि बस पढ़ो फिर भूल जाओ, फिर याद करो फिर भूल जाओ, फिर याद करो फिर भूल जाओ। थोड़ा बड़ा लिखूं? एस्टरनेमिडिटी। टिड्डी नहीं है, कुल का नाम है निमेटिडी। अभी क्या है देखो, धान में तना छेदक, मक्का में तना छेदक, गन्ने में तना छेदक, और वही जो अपन ने आगे लिखे ना वो सारे भेदक और छेदक कीटों को ये मारता है। तेरे पास तो लिखा है ना सब, तो डबल डबल पढ़ रहा है। बॉस नहीं पढ़ रखा पहले से? पढ़ा के नहीं? सच था? फर्स्ट बार छठी बैच में। और ये मजे ले रहा है बेटा, एक पेज भर के 2-2 3-3 जगह क्लास अटेंड कर रहा है। ये 6 से लेके 12 पेज तक अकेले ही पढ़ रहा है। इसकी कॉपी जब उधर दे तेरी कॉपी। फिर कहाँ है? घर पे? झूठ बोल रहा है? प्रजाति के प्रोटोजोआ का प्रयोग नोजेमा में उलझे हुए हैं। नोजेमा किसका नाम है? प्रोटोजोआ का। जैसे मलेरिया कैसे होता है? मच्छर से होता है? नहीं, प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और मच्छर क्या काम करता है? उसको वाहक की तरह कार्य करता, काटता नहीं है, मच्छर लाख छोड़ जाता है। मच्छर की सूंड में 2 हिस्से होते हैं, एक से तो खून चूसता है, दूसरे से एक मटेरियल भर देता है अपनी स्किन में। ऐसे खून निकलता नहीं है कभी, फिर उसी से खुजली चलती है, तो उसमें रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चल, अब देखो मैं तुमको जादू दिखाता हूं। ये तुमको कठिन लग रहा है ना, मैं दिखाता हूं कठिन कैसे कहते हैं। तो भाई भाई
12वीं किताब दिखाता हूं एक बार तुमको मैं, तुम्हारे पास नहीं है, मार्केट में खत्म हो गई, सरकार ने जितनी छापी थी सब बिक गई। अरे यार आजा यार प्लीज, लिख लो। ये भी प्रश्न आ सकता है, क्राई सिंथेमम से क्या बनता है? पायरेथ्रम एवं तंबाकू का प्रयोग भी कीट नियंत्रण में किया जाता है, या जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता है। क्राइसिंथेमम एवं तंबाकू का प्रयोग भी जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता